हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका फिर से वेलकम करता हूँ शिल्पी क्लासेज जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले दो वीडियोस में हमने क्षेत्रमिति मेंसुरेशंस के 2D और 3D पार्ट को समझा था, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल को समझा था। अब बात करेंगे, उनका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो चुका है, अब उनके क्वेश्चंस की प्रश्नों की बात करें। 2D और 3D दोनों के क्वेश्चन साथ में लेते हुए चलेंगे। आपको एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ कैसे फॉर्मूले होते हैं उनके और क्या उन फॉर्मूलों से आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, बात करते हैं आज उनके क्वेश्चंस की। देखिएगा, कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि सीधे सीधे आपके फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, उनको तो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये कहेंगे किसी वर्ग मतलब किसी स्क्वायर की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं 10 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कितना हो गया 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम बेसिक सवाल नहीं करेंगे, तो इजीली आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कर सकते हैं। कुछ अलग कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है 2D और 3D, उन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, दो वर्ग, वर्ग मतलब आप समझते हैं स्क्वायर, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि इन दोनों वर्गों को एक दूसरे से स्पर्श करके, मतलब एक दूसरे से टच करके, स्पर्श करके बनाया जाए तो उस आकृति मतलब उस शेप की, उस आकृति का क्षेत्रफल कॉमा उसका विकर्ण डायगोनल, प्रश्न चिन्ह मतलब हमें याद करना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, दो स्क्वायर दे रखे हैं, दो वर्ग दे रखे हैं जिसमें हर एक की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों स्क्वायर जो है उनको हम बना लेते हैं। ये फर्स्ट स्क्वायर हुआ जो कि 10 सेंटीमीटर भुजा के साथ, एक और वर्ग है, एक और स्क्वायर है जो कि 10 सेंटीमीटर भुजा के साथ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इन दोनों को मिलाकर एक नई आकृति बनाई जाती है, तो ये इन दोनों को मिलाया है, तो एक नई आकृति क्या बन रही है आप देख पा रहे हैं, ये बन रहा है एक रेक्टेंगल, मतलब ये आयत। तो इस आयत का आपको क्षेत्रफल पूछा और इसी आयत का आपको विकर्ण मतलब डायगोनल पूछा है। तो आप देख सकते हो ये कितना होगा 10, ये भी कितना होगा 10, इन दोनों को जॉइंट किया, स्पर्श किया, टच करके बनाया, तो ये 10 और ये 10, ये कितना हो गया 20। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, इसका एरिया पूछा जा रहा है। तो आपको पता है आयत का एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई देख पा रहे हैं कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है इसमें 10। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 20 और 10 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 200। एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया की इकाई जो है वो क्या होगा, इंग्लिश में बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, हिंदी में बात करें तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में, मीटर में होगा तो मीटर में, जो इकाई होगी जो यूनिट होगी उसे ही हम काम में लेंगे। एरिया हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बात करते हैं इसके विकर्ण की। तो रेक्टेंगल का डायगोनल, आयत का विकर्ण आपको पता है, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था और कैसे आता है वो, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल कितना है 20 और बी कितना है 10, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से तो हमें क्या मिला एरिया, और विकर्ण मिलेगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर 20 का स्क्वायर कर लीजिए जो कि आपको पता है कितना होगा 400, एन का स्क्वायर कर लीजिए जो कि कितना होगा 100। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आ गया कितना 500।
अब 500 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, संपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन जितना निकल रहा है उतना हम निकाल लेते हैं। 500 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 100, 100 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होगा 10, और ये कितना स्क्वायर रूट में 5। फाइनली इसका आंसर आ गया कितना 10 रूट 5 क्या सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको उसने कहा दो वर्ग दे रखे हैं जो कि हमने बना लिए, जिसमें से प्रत्येक की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, उनको स्पर्श करके टच करके एक आकृति बने, एक शेप बने जो कि क्या है रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का एरिया और उसी रेक्टेंगल का विकर्ण हमने निकाला, डायगोनल हमने निकाला। फॉर्मूले कहाँ से आते हैं वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो पे एक्सप्लेन कर दिया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कह रहा है एक खेत जिसकी लंबाई लेंथ आपको दे रखी है कितनी 100 मीटर, और उसकी चौड़ाई ब्रेड आपको दे रखी है कितनी 80 मीटर। तो आप समझ सकते हैं वो खेत कौन से आकार का है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। यदि इसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो आपको पूछ रहा है जो रास्ता बनाएंगे उस रास्ते का क्षेत्रफल मतलब एरिया क्या होगा। खेत भी हो सकता है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एक बगीचा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है, इसके अंदर की तरफ अगर फुटपाथ बनाना है, फुटपाथ का मतलब वॉकिंग ट्रैक बनाना है, तो उस वॉकिंग ट्रैक की चौड़ाई आपको दे दी कितनी 5 मीटर, और फिर ये पूछा जा सकता है कि उस वॉकिंग ट्रैक का एरिया क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है किसी भी गार्डन में अगर वॉकिंग ट्रैक होता है, पैदल चलने के लिए जो पथ होता है वो हमेशा उस गार्डन की बाउंड्री के चारों तरफ होता है। मतलब जिस शेप में, जिस आकृति में वो गार्डन होगा, उसी शेप में, उसी आकृति में आपको उसके चारों तरफ अंदर की तरफ क्या मिलेगा, पैदल चलने के लिए फुटपाथ मिलेगा, मतलब वॉकिंग ट्रैक जिसे हम कहते हैं वो मिलेगा। तो वही गार्डन की जगह खेत के बारे में बात कर रहा है, तो भी बनने में तो वैसा ही होगा जैसा हम बगीचे में देख पाते हैं। अगर कोई बगीचा इस तरीके से वृत्ताकार होता है तो उसके अंदर वॉकिंग ट्रैक भी आप देख सकते हैं, उसके किनारे की तरफ ऐसे ही वृत्ताकार सर्कुलर शेप में होता है। यही अगर कोई बगीचा ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में है तो उसके अंदर की तरफ बनने वाला वॉकिंग ट्रैक भी किस शेप में होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा, मतलब आयताकार में होगा। तो अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, देखिएगा। जैसा कि कह रहा है तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे क्या हमें आगे करना है। तो आपको कह रहा है एक खेत, तो ये लंबाई और ये उसकी चौड़ाई। लंबाई दे रखी है आपको कितनी 100, चौड़ाई आपको दे रखी है कितनी 80। अब आपको कह रहा है इसके अंदर की तरफ क्या दे रखा है आपको 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो अंदर की तरफ बनाना है। तो ये अंदर की तरफ 5 इधर से भी, 5 इधर से भी, 5 इधर से भी, और ये 5 इधर से, चारों तरफ से। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, किसी बगीचे में वॉकिंग ट्रैक, फुटपाथ बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, अंदर की तरफ उसकी बाउंड्री के पास में बनता है। तो जब ये बनाएंगे तो इस तरीके से आपका खेत अब नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाली शेप है ये आपका वो खेत है, और ये जो ब्लू वाली शेप है इस खेत की बाउंड्री हो गई।
और ये जो ब्लैक और ब्लू के बीच में एक फ्रेम दिख रही है आपको, ये आपका वो वॉकिंग ट्रैक हो गया, वो रास्ता हो गया। तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हैं इस फ्रेम के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है एरिया क्षेत्रफल निकालने का। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? हम बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को अगर कम कर दे, घटा दे, तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बड़ा वाला आयत आप देख सकते हैं 100 लंबाई और 80 चौड़ाई है। छोटे वाले आयत की जो कि ओरिजिनल हमारा खेत है, फील्ड है हमारा, उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर मैं देखूं तो आप देख पा रहे हैं पूरी लंबाई कितनी है, ये 100। 5 इधर से कम किया, 5 इधर से कम किया, टोटल 10 कम हुआ, तो लंबाई कितनी हो गई? 90। वैसे ही चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई कितनी है? 80। ऊपर से 5 कम हुआ, नीचे से 5 कम हुआ, तो टोटल कितना कम हो गया? 10। तो चौड़ाई कितनी रह गई? 70। तो आप देख सकते हैं बड़े वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 100 और 80। छोटे वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 90 और 70। तो बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को अगर मैं घटाऊंगा तो फाइनली जो आपको एरिया मिलेगा इस रास्ते का ही एरिया मिलेगा। तो हम निकाल सकते हैं रास्ते का एरिया क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वाले आयत की एरिया अगर देखें तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 100 इंटू 80 कितना हो गया? 8000। माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल देखें तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 90 इंटू कितना करना है? 70। तो कितना हो गया? ये 63। 8000 में से 6300 कम कर लीजिए तो फाइनली कितना बचा आपके पास? 1700। ये मीटर में चल रहा है, एरिया है, तो एरिया की इकाई क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब 1700 मीटर स्क्वायर। हिंदी में कहें तो 1700 वर्ग मीटर इसका आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर भी निकल कर आया कितना? 1700 मीटर स्क्वायर। और हिंदी में बात करें तो 1700 क्या आएगा इसका? वर्ग मीटर। चलिए इसे देखिए, फिर बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की इसी के अंदर। चलिए क्या कह रहा है आपको थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है एक अभी डायग्राम बनाएंगे आपके सामने, जो कि ये इस तरह का डायग्राम। आप देख सकते हैं ये आयत है जिसको नाम दिया गया है ABCD। एक रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, इसको नाम दे दिया हमने ABCD। इसकी लंबाई हमने देख ली कितनी है? 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमने देख ली कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायग्राम क्वेश्चन में बना हुआ आएगा। इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। अब आपको कह रहा है इस डायग्राम में ABCD जो दे रखा है, इसमें जो छायांकित भाग है, जो आपका ये शेडेड क्वेश्चन है, जो कि कौन सा है? ये जो लाइनिंग वाला आपको एक बड़ा सा प्लस दिख रहा है, इसका हमें एरिया, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे रखी है, ये पूरा कितना आपके पास? 40। उसमें से यहाँ से यहाँ तक आपको बोल रहा है कितना है? ये 20। और यहाँ से यहाँ तक आपको बोल रहा है ये कितना है? 10। तो फिर ये भी कितना हो गया आपके पास? 20। और ये कितना हो गया आपके पास? 10। और ये जो 30 दे रखा है इसके भी टुकड़े कर रखे हैं, उसमें ये कह रहा है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है आपके पास, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 10। तो फिर ये भी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक वाला ये भी कितना होगा आपके पास? और आपको पूछना है ये जो छायांकित भाग है, जो शेडेड पोर्शन है ABCD के अंदर, उस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बन रहा है। छायांकित भाग मतलब जो शेडेड पोर्शन है
का क्षेत्रफल एरिया आपको पूछा जाता है। इस तरह से करेंगे। करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो आपको ये पूरा वाला आयत दिख रहा है ABCD, उसका एरिया निकाल लीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई 40 इंटू 30, उसका एरिया निकल जाए। फिर ये जो व्हाइट वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं जहाँ पर लाइनिंग नहीं है, तो इस पूरे वाले एरिया में से इन व्हाइट वाले चारों क्वेश्चन का एरिया माइनस कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो हुआ ये। और दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है, जो छायांकित भाग दिख रहा है उसी को आप ले लीजिए और उसका आंसर निकाल लीजिए जो आपको पूछ रहा है। तो छायांकित भाग को लेकर हम करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। इसको नाम दे दिया P, Q, R और S। आप देख सकते हैं ये जो PQRS आपके सामने है, ये एक तरह का रेक्टेंगल है, एक तरह का आयत है। तो इस PQRS का अगर मैं क्षेत्रफल देखूं तो PQRS एक तरह का आपके पास आयत है, रेक्टेंगल है, जिसकी लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 10। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 40 इंटू 10 कितना? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बात कर लेते हैं इसकी। इसको नाम दे दिया हमने S, P, U और V। तो S, P, U, V इसे आप देख सकते हैं, ये भी एक तरह का क्या है आपके पास? रेक्टेंगल आयत, जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है जिसकी कितनी? 30 और चौड़ाई कितनी है जिसकी? 10। ये पूरा 40 है तो 20 और 10 30, तो बचा हुआ ये कितना होगा? 10। तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल की, इस आयत की लंबाई हो गई 30 और चौड़ाई हो गई कितनी? 10। इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं जब आप PSQR ले रहे हैं तो ये वाला भाग आ रहा है आपको। वैसे ही जब आप STU भी ले रहे हैं तब भी ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब एक ही एरिया हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो एरिया है जिसे हम नाम दे सकते हैं CDEF, ये जो CDEF जो एक तरह का स्क्वायर है, एक तरह का वर्ग है, वो PQRS में भी काउंट किया जा रहा है, STUV में भी काउंट किया जा रहा है। तो इसीलिए दोनों में काउंट हो रहा है। तो एक ही एरिया 2 बार आ रहा है, तो एक एरिया 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब टोटल से ज्यादा आएगा जितना होना चाहिए। तो हम इसको एक बार माइनस कर लेंगे। तो किसे माइनस करेंगे? CDEF को, जो कि एक तरह का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं किसी भी स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? उसकी भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो इस वर्ग की स्क्वायर की भुजा क्या है? 10। तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब देखा जाए तो PQRS 400, STUV 300, 400 प्लस 300 कितना हो गया? 700। क्या 700 हमारा आंसर होगा क्या? नहीं, क्योंकि 700 में ये CDEF 2 बार आया है। तो एक बार हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो 700 में से 100 हमने लेस कर लिया, तो फाइनली हमको आंसर मिला जो कि कितना हुआ? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा किसका? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि हम बिना लिखे भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि हमें लिखकर करना पड़े। लेकिन आपको हर एक इनका नाम देकर इसलिए समझाया गया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा था, तो ये CDEF 2 बार आ रहा था, रिपीट हो रहा था। तो CDEF जो कि एक वर्ग था, स्क्वायर था, उसका क्षेत्रफल निकालकर इन दोनों की टोटल में से माइनस किया गया। माइनस इसलिए किया गया क्योंकि 2 बार आ रहा है तो एक बार घटा दिया गया। तो फाइनली इसका आंसर निकल कर आया 600। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसको करने का एक और तरीका था, और वो तरीका क्या था कि आप बड़े वाले आयत में से मतलब 40 इंटू 30 में से ये जो व्हाइट वाले क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इनको भी माइनस कर सकते हो। लेकिन हमें ये आसान लगा, जल्दी हो रहा था, इसलिए हमने इससे किया। चलिए देखिए, इसे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखिएगा, क्वेश्चन आपको कह रहा है इस तरीके से
एक आयत मतलब रेक्टेंगल, आपको एक आयत दे रखा है कि आयत का क्षेत्रफल एरिया आपको दे रखा है कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उस आयत के लिए विकर्ण आपको दे रखा है कितना √13 सेंटीमीटर या फिर 13 सेंटीमीटर लीजिए। फिर आपको कह रहा है उस आयत का परिमाप मतलब पेरीमीटर कितना होगा। क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके सामने, एक रेक्टेंगल का एरिया आपको गिवन है, उसी रेक्टेंगल का डायगोनल आपको गिवन है, उसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर परिमाप आपको पूछा जा रहा है। तो देखिएगा एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें ध्यान रखना होता है, वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद रखना है, सिर्फ ध्यान में रखना है। आ कैसे रहा है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फॉर्मूला आ कैसे रहा है पहले उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला कैसे आता है। जैसा कि आपको बीजगणित का अलजेब्रा का एक फॉर्मूला याद होगा जो कि a + b का होल स्क्वायर हुआ करता था, a² + b² + 2ab। इसी फॉर्मूले को हम आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए अगर काम में लें तो l + b का होल स्क्वायर, लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू l² + b² + 2l। l + b आप देख सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर आप देख सकते हैं किसी भी आयत का विकर्ण डायगोनल क्या हुआ करता था, फॉर्मूला हमने देखा है वीडियो में, विकर्ण होता था l² + b² रूट के अंदर। तो आप इधर से वर्गमूल हटाएंगे, इधर से वर्गमूल हटकर इधर क्या लगेगा वर्गमूल। तो आप देख सकते हैं जो l² + b² होता है वो किसके बराबर होता है, विकर्ण के स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब l² + b² को मैं कह सकता हूँ विकर्ण का स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर प्लस 2 l × b आपको पता है क्या होता है क्षेत्रफल, तो प्लस 2 × क्या उसका एरिया। तो जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला है आपके सामने ये जो लिखा हुआ है लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2 × उसका क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन आया कहाँ से, ये आता है आपके अलजेब्रा बीजगणित के a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अब आपको इन सब में से कुछ वैल्यूज मिलेगी और किसी एक का मान निकालना होगा। जैसे ही इस क्वेश्चन में मैं बात कर लूँ तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है मतलब l × b दे रखा है, उस आयत का विकर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, उस आयत का परिमाप पूछा है। जैसा कि आपको पता है किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उसका पेरीमीटर परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। क्यों होता है वो हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा। तो इस फॉर्मूले से हम देख पाते हैं कि क्या क्या निकाल रहे हैं। तो विकर्ण का मान आप देख सकते हो कितना दे रखा है 13, तो इस फॉर्मूले में विकर्ण की वैल्यू रख ली हमने 2 × क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप देख सकते हो कितना है 60, तो क्षेत्रफल हमने लिख लिया कितना 6060। लंबाई प्लस चौड़ाई हमें नहीं पता है तो वही हम निकाल लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई निकल जाएगी, उसका डबल 2 टाइम्स कर लेंगे तो उसका पेरीमीटर भी हम निकाल लेंगे। 13 का स्क्वायर आप देख सकते हो कितना होता है 160, 60 का डबल आप देख सकते हो कितना होता है 120, 169 और 120 को ऐड कर लीजिए तो ये हो गया कितना 289, जो भी आया l + b का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट होगा, तो 289 किसका होता है 17 का 17 का, तो l + b आपके पास आ गया कितना 17। लेकिन हमें तो इसका पेरीमीटर निकालना था, परिमाप निकालना था, जो कि होता है 2 टाइम्स ऑफ l + b। l + b 17 आ चुका है तो उसका 2 टाइम्स मतलब उसका डबल भी हम कर सकते हैं, तो 17 का डबल कर दिया कितना 34। तो इसका मतलब इसका जो परिमाप निकल कर आया वो परिमाप कितना आया इसका 34 सेंटीमीटर।
तो देखिए इस क्वेश्चन को इजी था, बिना कैलकुलेशन बिना देखे हम इसे कर सकते थे। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये मैंने ये बताया आपको कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, और इधर फॉर्मूला आपको ध्यान में रहे, याद रखना है, और आया कैसे वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। और वैल्यूज दे रखी थी जिन्हें हमने रखा, सरलीकरण किया और फाइनली आंसर निकला 34 सेंटीमीटर। इसी में आपको दो और तीन तरीके से और क्वेश्चन पूछ सकता है। लंबाई प्लस चौड़ाई और विकर्ण देकर क्षेत्रफल पूछ सकता है, लंबाई प्लस चौड़ाई देकर क्षेत्रफल देकर विकर्ण पूछ सकता है। तीन चीजें हैं आपके पास, तीनों में से कोई दो देकर किसी तीसरी का मान पूछा जा सकता है। जैसा कि अभी आपको विकर्ण और क्षेत्रफल देकर परिमाप पूछा, परिमाप इस फॉर्मूले में नहीं है, लेकिन पेरीमीटर परिमाप 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b होता है, तो l प्लस b हमने निकाला तो उसका 2 टाइम्स उसका डबल भी हम कर सकते हैं, जो कि फाइनली हमको मिला 34 सेंटीमीटर। चलिए देखिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें। देखिएगा क्या कह रहा है आपको अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कह रहा है एक खेत जिसकी लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर, उस खेत के किसी एक कोने पर, उस खेत के किसी एक कोने पर एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई। तो उस खेत में वह क्षेत्रफल कौन सा होगा जहां वह गाय नहीं जा सकती। क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। आपको एक खेत दे रखा है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको 100 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 80 मीटर। इसका मतलब वो खेत कौन से आकार का हो गया, इसका मतलब खेत है आपके आयताकार, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का। अब आपको कह रहा है उस खेत में किसी एक कोने पर, तो आप कोने देख सकते हैं कितने हैं, 4। तो किसी भी एक कोने पर आप कह रहे हैं कि 14 मीटर लंबी रस्सी से गाय बंधी हुई है, तो अब खेत के अंदर वह क्षेत्रफल कौन सा है जहां पर वह गाय नहीं जा सकती। तो डायग्राम बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए हमें। तो देखिएगा इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये हो गया खेत जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, लंबाई दे रखी है 100 और चौड़ाई दे रखी है आपको कितना 80। अब आपको पता है ये एक खेत है, आयताकार है, तो इसका प्रत्येक अंतर कोण, ईच एंड एवरी इंटरनल एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब आपको कह रहा है किसी एक कोने पर, 4 कोने, कोई भी एक कोना ले लीजिए, मैंने ले लिया कोना कौन सा, ये है। एक गाय बंधी हुई है जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी है 14 मीटर, ये मान लिया 14 मीटर लंबी रस्सी से गाय बंधी हुई। तो आपको कह रहा है तो उस खेत में, खेत के अंदर वह क्षेत्रफल कौन सा है जहां पर वह गाय नहीं जा सकती। तो इसका मतलब ये 14 मीटर लंबी रस्सी है, तो गाय कहाँ घूम सकती है, यहाँ तक घूम सकती है जितनी ये रस्सी जाएगी, यहाँ तक ये घूम सकती है। तो इसका मतलब ये यहाँ तक घूम रही है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी आप देख सकते हैं इसकी लंबाई कितनी होगी 14, और ये वाली लेंथ भी आप देख सकते हैं कितनी है 14। ठीक है, तो अब आपको कह रहा है खेत के अंदर वह क्षेत्रफल कौन सा है जहां पर वह गाय नहीं जा सकती। तो खेत को हमने नाम दे दिया A, B, C और D,
और इसे हमने नाम दे दिया ई, और ये क्या पॉइंट है। तो खेत के अंदर वह क्षेत्रफल कौन सा है जहां पर वह गाय नहीं जा सकती। तो आप देख रहे हैं ए बी सी डी तो पूरा खेत, उसमें से गाय कहाँ घूम रही है, बी ई एफ किस वाले एरिया में घूम रही है। तो बचा हुआ एरिया कौन सा, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर वह गाय नहीं जा सकती। इसका एरिया हमें निकालना है, ये एरिया है कितना वो हमें बताना है, लेकिन ऐसी तो कोई आकृति हमने पढ़ी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस खेत में से जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, एक आयताकार आकृति है, ये जो जहां गाय घूम रही है जो कि एक सर्कुलर सेक्टर है, त्रिज्यखंड है, तो इस आयत में से इस त्रिज्यखंड को माइनस करेंगे तो आपका ये वाला एरिया निकल कर आ जाएगा ए ई एफ सी बी वाला, जहां पर गाय नहीं जा रही। तो इसका मतलब आप खेत का एरिया इजीली निकाल सकते हैं। आयत है इसके लंबाई इंटू चौड़ाई 100 इंटू 80 कितना, ये हो गया इस ए बी सी डी का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई की 100 इंटू 80 कितना हो गया 8,000। इसमें से हमें माइनस करना है जहां पर गाय घूम रही है। तो गाय कहाँ घूम रही है, ये जो त्रिज्यखंड है, ये जो सर्कुलर सेक्टर है उसके अंदर, उसका एरिया भी हमें पता होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 360 डिग्री। थीटा क्या होता है, जो केंद्र पर कोण बनता है। तो यहाँ पर तो कोण के बारे में बात की ही नहीं है, लेकिन एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, तो उसका अंतर कोण इंटरनल एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये कोण कितना आपके 90 डिग्री। तो इसका मतलब इसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ जो भी होता है पाई, मतलब होता है 22/7 आर स्क्वायर। आर मैं देख सकता हूँ कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ जो भी होता है कितना 196 इंटू थीटा। थीटा कितना है जो यहाँ बन रहा है, ठीक है, थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये 90 और बटा में कितना 360, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन आगे देखें तो ये आ रहा आपके 8,000, ये गया कितनी बार यहाँ पर 2 बार, 9 से ये 0 से 0 तो गया, 9 से 36 गया 4 बार, फिर 2 से ये 4 गया 2 बार, इस 2 से ये 14 गया 7 बार, ठीक है। अब 22 और 7 का मल्टीप्लीकेशन जैसा कि हम देख सकते हैं कितना होता है 150। फिर 8,000 में से 154 कम कर लीजिए, 8,000 में से 154 कम करोगे तो कितना आएगा 7,800 कितना 46। क्या होगा, मीटर में चल रहा है आपका, तो क्षेत्रफल आ गया मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो 8,000 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है उस खेत का, उसमें से 7,846 मीटर स्क्वायर के एरिया में वो गाय नहीं घूमती है, नहीं जा पाती। क्यों, क्योंकि रस्सी की लंबाई इतनी ही दे रखी है कि वो केवल और केवल 154 मीटर स्क्वायर एरिया में घूम सकती है, ठीक है। चलिए देखिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन है जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन अभी एक गाय बंधी हुई थी, अब 4 गाय की बात करेंगे। कंसेप्ट यही लगेगा जो हमने अभी देखा। आपको मेरा एक खेत जिसकी भुजा मतलब साइड दे रखी है, जिसकी भुजा आपको कह रहा है 28 मीटर है। तो अब आप देख सकते हैं आपको खेत की भुजा साइड दी है, लंबाई चौड़ाई के बारे में बात नहीं कर रहा है, केवल एक ही भुजा दी है। इसका मतलब वो खेत क्या है आपका, वो खेत आपका एक वर्गाकार है, एक स्क्वायर शेप में। इसके प्रत्येक कोने पर आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप में वर्गाकार है, तो कितने कोने होंगे 4। तो हर एक कोने पर एक गाय बनी हुई है, 4 कोने हैं तो गाय भी कितनी बंधी हुई है, हर एक कोने पर एक एक, तो टोटल गाय कितनी हो गई 4 बंधी हुई है। यदि
प्रत्येक गाय अपने अधिकतम मतलब मैक्सिमम एरिया में, अधिकतम क्षेत्रफल में जाती है, लेकिन कोई भी गाय किसी दूसरी गाय के क्षेत्रफल में प्रवेश नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि एक आपको खेत दे रखा है जिसकी भुजा दे दी, मतलब वो खेत क्या हो गया आपका स्क्वायर शेप में हो गया। इसके प्रत्येक कोने पर गाय बंधी हुई है, 4 कोने, तो गायों की संख्या भी टोटल कितनी हो गई 4, हर एक कोने पर एक एक गाय होगी। अब आपको कह रहा है जो गाय बंधी हुई है वो हर एक गाय अपने अधिकतम क्षेत्रफल में जाती है, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई गाय किसी दूसरी गाय के क्षेत्रफल में प्रवेश ना करे, एंटर ना हो। तो खेत के अंदर वह क्षेत्रफल कौन सा होगा जहां कोई भी गाय नहीं जा सकती। चलिए, क्वेश्चन क्या आपको समझ आया होगा? जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही आसान सा इसका आंसर। कोई खेत है जिसकी भुजा दे रखी है, मतलब वर्गाकार है, 4 कोने होते हैं, हर एक कोने पर एक एक गाय, टोटल 4 गाय हो गई। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि गाय कितनी लंबी रस्सी से बंधी हुई है वो हमें नहीं बताया गया, ठीक है, क्वेश्चन में ही उसका आंसर है। कैसे देखिए, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। आपको कह रहा है खेत ये बना दिया हमने, एक खेत जिसकी भुजा दे रखी है कितनी आपको 28 इसका स्क्वायर शेप हो गई, 4 कोने, हर एक कोने पर गाय बांध लीजिए। कितनी लंबी रस्सी से बांधनी है वो हमें नहीं पता, हमें एक कंडीशन पता है, और वो कंडीशन ये है कि प्रत्येक गाय अपने अधिकतम क्षेत्रफल में जाती है, लेकिन कोई भी गाय किसी दूसरी गाय के क्षेत्रफल में प्रवेश नहीं करती, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो इस कोने पर गाय होगी वो मैक्सिमम कितना जा सकती है, वैसे तो 28 तक जा सकती है, लेकिन हमारी शर्त ये है मैक्सिमम के साथ साथ कि किसी दूसरी गाय के क्षेत्रफल में प्रवेश ना करे। तो इसका मतलब इधर वाली गाय भी अधिकतम जाए और उधर वाली गाय भी अधिकतम आए। उसका मतलब ये वाली गाय कहाँ तक जा सकती है, ये वाली गाय जा सकती है कहाँ तक, 14 तक, 14 मीटर, ताकि उधर वाली गाय भी कहाँ तक आ सके, 14 तक आ सके। वैसे यहाँ वाली गाय 14 तक जाएगी तो ये वाली गाय भी कहाँ तक जा सकती है, अपने अधिकतम तक, मतलब ये भी कहाँ तक जा सकती है, 14 तक। वैसे ये वाली गाय यहाँ पर 14 तक जाएगी तो इधर भी ये कहाँ तक जा सकती है, 14। इसका आप देख सकते हैं जो गाय ये जा रही है ये कहां तक जा सकती है, 14 मीटर की लंबाई तक जा सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो गाय बंधी हुई है ये किस लंबी रस्सी से बंधी हुई है, 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ नहीं था, लेकिन इसकी लैंग्वेज से हम ये निकाल सकते हैं। तो ये इसकी लंबाई होगी 14, ये भी होगी 14, और ये भी होगी 14, और ये भी होगी 14। तो अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, हमें एरिया निकालना है वो जो एक भी गाय नहीं आती हो, मतलब जिस क्षेत्र में कोई भी गाय नहीं जा सकती हो, तो वो एरिया आप देख सकते हैं कौन सा है, वो एरिया है आपका ये। आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी गाय नहीं आ सकती। इस एरिया के बारे में तो हमने ना 2D में चर्चा की है ना 3D में चर्चा की है, तो फिर ये कैसे निकलेगा? तो आप देख सकते हैं सिंपल सा हिसाब है, 2 तरीके हैं इसको निकालने के। एक तरीका तो जो बड़ा वाला आपको खेत दिख रहा है जो कि स्क्वायर शेप है, जिसका क्षेत्रफल होगा क्या, भुजा का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, वो निकाल लीजिए। फिर उसमें से 1, 2, 3 और ये 4 जो आपको त्रिज्य खंड दिख रहे हैं, जो कि सर्कुलर सेक्टर दिख रहे हैं,
जिसकी त्रिज्या है 14, ठीक है, और बनने वाला कोण कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्ग है इसलिए। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर का मान हो गया 14 और थीटा का मान हो गया 90। ये तो एक त्रिज्यखंड का मान। ऐसे कितने त्रिज्यखंड दिख रहे हैं आपको? 4, तो उसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन चारों त्रिज्यखंडों का मान आ जाएगा। तो आप बड़े वाले वर्ग में से इन चारों त्रिज्यखंडों को माइनस कर लोगे तो बचा हुआ क्षेत्रफल यही आएगा जो हमें अभी भी पूछा गया है। इसको करेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन जब कभी भी इस तरह का डायग्राम बनता है तो उसकी कैलकुलेशन करने के बाद में फाइनली हम एक डेरिवेशन पर, एक लास्ट रिजल्ट पर पहुंचते हैं, और वो लास्ट रिजल्ट आपको कहता है इस तरीके का 6/7 आर स्क्वायर इसका आंसर बताया जाता है। 6/7 त्रिज्या का स्क्वायर आया कहां से? जो मैंने अभी आपको बोला, वर्ग में से चारों त्रिज्यखंडों को माइनस कीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। तो अभी तो हमें आर पता है कितनी 14, अगर आर की वैल्यू मैं स्टैंडर्ड लेकर चलूं और फिर उसे कैलकुलेट करूं तो फाइनली मैं 6/7 आर स्क्वायर पर आ जाता। तो वैसे करेंगे तो भी आ जाएगा आंसर, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये आप इक्वेशन याद रखेंगे जो कि आई है, इस वर्ग में से इन चारों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटाने पर 6/7 आर स्क्वायर, तो भी आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो हम इसी से कर लेते हैं 6/7 स्क्वायर आर, 6/7 आर स्क्वायर से 6/7 आर की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है 14, 14, तो 14 का स्क्वायर कर लीजिए 196, या 14 का स्क्वायर 14 × 14 भी लिखा जा सकता है। 7 से 14 गए कितनी बार? 2 बार, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा करना कर लीजिए, ये कितना हो गया 6 × 2 12, 12 × कितना करना है 14, तो 12 × 12 144, फिर 2 बार और है तो 12 144 और 24 को ऐड कर लीजिए, 144 और 24 को ऐड करेंगे तो फाइनली हम देख सकते हैं 168। 168 क्या है? मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर। तो फाइनली इसका आंसर आया, जहां पर गाय नहीं जा सकती वो है 168 मीटर स्क्वायर। 12 और 14 का मल्टीप्लिकेशन 6/7 आर स्क्वायर कहां से आया? जो मैंने आपको बताया, आप पूरा डेरिवेशन करोगे तो फाइनली यहीं पर पहुंचोगे। हम सीधा ये वैल्यू याद रखते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखिए इसे, फिर अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखिए अब थोड़ा सा परसेंटेज वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर काम में लेते हैं। परसेंटेज में हम प्रभावी प्रतिशत, इफेक्टिव परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रतिशत के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। वो किस तरीके के क्वेश्चंस हैं देखिए। आपको कह रहा है एक वर्ग जिसकी भुजा को, मतलब उसकी साइड को 10% बढ़ाया जाए, एक वर्ग जिसकी भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी में लगे आप। एक आयत जिसकी लंबाई को 20% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 10% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा। वैसे तो ये जो कंसेप्ट है ये परसेंटेज का कंसेप्ट है, लेकिन कई बार प्रतिशत का क्वेश्चन इस रूप में क्षेत्र मिति में भी आता है। तो क्या है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है
कि एक वर्ग जिसकी भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मुझे पता है इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा इंटू भुजा। तो भुजा में आपको परसेंटेज चेंज दे रखा है 10% का, तो प्रतिशत जब भी पढ़ते हैं तो हम बेस कितना, आधार कितना मानते हैं 100। तो जितना इंक्रीज होता है 100 पे ऐड कर लेते हैं और जितना डिक्रीज होता है 100 में से लेस कर लेते हैं। अब आपको 10% बढ़ाने को कह रहा है तो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं भुजा इंटू भुजा होता है, 10% बढ़ा है मतलब 110 इंटू वापस कितना 110, क्योंकि भुजा इंटू भुजा 110 क्यों, क्योंकि 10% बढ़ा है। ये अगर 25% घटाने को कहते हैं तो 75 इंटू 75 कर देंगे, 10% घटाने को कहते हैं तो 90 इंटू 90 कर देंगे, क्योंकि भुजा इंटू भुजा ही हमें करना है। तो ऊपर 2 बार प्रतिशत है तो एक बार प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लिख दिया हमने 1, यही ऊपर 3 बार होगा तो नीचे 100 लिखते हैं हम 2 बार, यही ऊपर 5 बार होगा तो नीचे 100 लिखा जाता है 4 बार, और यही ऊपर अगर 3 बार होगा तो नीचे 100 कितनी बार आता 2 बार, अभी ऊपर 2 बार है तो नीचे 100 कितनी बार आया 1 बार। 100 से ये 00 कैंसिल, 11 का 11 से गुणा कितना 121 क्या प्रतिशत, 121% क्या हमारा आंसर होगा क्या, नहीं। आपको ये पूछा गया है कि उसके क्षेत्रफल क्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको पता है प्रतिशत देखा जा रहा है तो 100 तो हमारा आधार होता ही है, 100% तो वो था ही, लेकिन अब 121% हुआ है तो आप देख सकते हैं 100% से 121 हुआ, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया है, कितना बढ़ा है 21%। फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो ये होगा 21% की उसके एरिया में, उसके क्षेत्रफल में इंक्रीमेंट हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यही अगर 110 आता तो हम कहते 10% बढ़ चुका है, यही अगर 125 आता तो हम कहते 25% बढ़ चुका है, यही अगर 80 आता तो हम कहते 20% कम हो चुका है, ये अगर 95 आता तो हम कहते 5% डिक्रीज हो चुका है, कमी आ चुकी है उसके क्षेत्रफल में। तो आप समझ रहे हैं 100 से जितना ज्यादा वो हमारा इंक्रीमेंट और 100 से जितना कम वो हमारा डिक्रीमेंट, मतलब उतने की कमी। अगला देख लेते क्वेश्चन, देखिएगा इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया भी आपको पता क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई में ये 20% बढ़ा रहा है तो 120, जितना बढ़ाएगा 100 में जुड़ेगा, और चौड़ाई में 10% घटा रहा है तो 100 में से 10 कम किया तो 90। ये अगर लंबाई 10% बढ़ाता तो 110 लिखते, और चौड़ाई भी 10% बढ़ाता तो भी 110 साथ में लिख लेते। ये अगर लंबाई 25% बढ़ाता तो 125 लिखते, और चौड़ाई 10% बढ़ाता तो 110 लिखते। ये अगर लंबाई 20% कम करने को कहता तो 80 लिखते, और ये अगर चौड़ाई 25% कम करने को कहता तो 80 इंटू 25% कम मतलब 75 लिखते। ऊपर 2 बार लिखा है तो नीचे 100 कितनी बार आएगा 1 बार। 00 से 00 आप कैंसिल कर सकते हैं, 12 का 9 से गुणा कर लीजिए कितना 108। अब 108% आया है, ये फाइनल रिजल्ट आया है, लेकिन क्या ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम तो 100 को 100 को आधार मानकर चल रहे हैं, 100 से जितना ज्यादा आ रहा है वो वृद्धि कह रहे हैं, और 100 से जितना कम आ रहा है वो हम कमी कह रहे हैं। तो 100 से कितना ज्यादा देख पा रहे हो आप यहाँ पर 8, तो इसका मतलब 8% की आपकी क्या है वृद्धि है, मतलब क्या है इंक्रीमेंट होगा। यही अगर 108 की जगह 125 आता तो 25% की वृद्धि कहा जाता है, और यही अगर 108 की जगह 98 आता तो 2% की कमी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चंस को, फिर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रतिशत का ही, क्या है वो क्वेश्चन, इनको देखिए फिर बताओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करें
कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करें कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। है प्रतिशत का एक कंसेप्ट, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कह रहे हैं आयत की लंबाई को हमने 25% बढ़ाया है, तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दें कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। आप देख सकते हैं अभी जो पिछला क्वेश्चन था उस पर लंबाई और चौड़ाई में परसेंटेज चेंज आपको दे रखा था और उसके एरिया पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ रहा है वो आपको पूछ रहा था। लेकिन इस बार आपको लंबाई चौड़ाई की जगह सिर्फ एक में परिवर्तन दे रखा है, लंबाई में, चौड़ाई में परिवर्तन आपको पूछ रहा है और शर्त ये कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब उसका क्षेत्रफल पहले जितना था, एरिया पहले जितना था, बाद में भी कितना रहे उतना ही, तो इसलिए लंबाई तो बढ़ चुकी है। अब चौड़ाई को कितना कम करें कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। किस तरीके से होगा क्वेश्चन देखिए। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो वो जो हमने अभी भी देखा था, इस तरीके से भी कर सकते हैं जो क्वेश्चन हमने दो किए अभी वैसे। लंबाई को 25% बढ़ाना मतलब कितना, 125। चौड़ाई को कितना कम करना हमें नहीं पता, तो जितना भी कम करने को कहता है 100 में से कम करके लिखते हैं हम, तो हमको पता नहीं है कितना कम करना है। हमने माना 1% कम करना है, तो 100 माइनस कितना लिखेंगे हम, 1। ऊपर 1 और 1 दो बार लिखा तो नीचे 100 कितनी बार, 1 बार। बराबर का हम क्या देखते हैं, या तो वैल्यू 100 से ज्यादा आती है या वैल्यू 100 से कम आती है। 100 से ज्यादा आती है तो हम कहते हैं इंक्रीज हुआ है, और 100 से कम आती है तो हम कहते हैं डिक्रीज हुआ है। लेकिन आपको कह रहा है कोई प्रभाव ना पड़े क्षेत्रफल पर, तो बराबर वैल्यू ना 100 से ज्यादा ना 100 से कम कितनी है, 100। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो भी आया ये कैंसिल हुआ 25 से 4, ये 25 से कितना 5, ये 5 से 100 गया 20, 4 का 20 से गुणा कर लिया हमने कितना 80। 100 माइनस ए इधर पड़ा है, अभी भी इधर ही, ए उधर जाएगा 80 इधर आएगा, 100 में से 80 कम हुआ कितना 20। तो जो ए निकालना था वो कितना आ गया 20%। तो इस साल उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाएगा 20%, तब कहीं पर जाकर उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो ये हो गया थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस, और एक शॉर्ट तरीका क्या है, वो शॉर्ट तरीका आप सीधा सा इधर देख सकते हैं। सेकेंड मेथड जो है, दूसरी विधि क्या है इसी को करने की, इसको करने की दूसरी विधि है कितने प्रतिशत दे रखा आपको, 25%। जितना दे रखा है उसे लिख लीजिए ऊपर। ये 25% बढ़ाने को है या घटाने को, 25% बढ़ाया गया तो 100 में 25 ऐड करके नीचे लिख लीजिए 125 और मल्टीप्लिकेशन में लगा लीजिए 100, क्योंकि आपको परसेंटेज ही पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम करें। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 25 से 125 गए कितनी बार, 5 बार। 5 से ये गए कितना 20, तो आप देख सकते हैं इधर हम सीधा सीधा भी 20 ला सकते हैं, और इधर इस वाले मेथड से भी कितना आ रहा है 20 आ रहा है। इसको करेंगे तो कम समय लगेगा, इसको करेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा अधिक समय लगेगा। ये वही तरीका था जिससे अभी हमने पिछले दो क्वेश्चन किए। ये कुछ नया तरीका है, और वो ये है कि जितना प्रतिशत दिया उतना ऊपर लिखा। अगर ये 25% बढ़ाने को कहा तो हमने 125 नीचे लिखा। अगर ये 25% कम का होता तो नीचे हम 75 75 लिख लेंगे। ये मेथड कब काम आता है, ये आता है जब आपको एक इंक्रीज करके दूसरा डिक्रीज करने का पूछे, या फिर एक डिक्रीज करके कम करके दूसरा इंक्रीज करने का पूछे, मतलब बढ़ाने का पूछे, तब हम ये मेथड काम में ले सकते हैं। इससे भी कर सकते हैं लेकिन समय लगता है, और इससे बिल्कुल कम समय लगता है। तो आज वाले वीडियो में हमने क्या देखा, आज वाले वीडियो में हमने मेंसुरेशन 2D 2 डायमेंशनल 2 निर्देशांक के कुछ क्वेश्चंस देखे। आई होप आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। तो अगले वाले वीडियो में हम इसी में अगले क्वेश्चंस 2D के और साथ ही साथ 3D 3 डायमेंशनल 3 निर्देशांक के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियोस के सारे सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।